तो इसमें ये आपका बिल्कुल रिपीटेड है, कल मैंने डिस्कस किया था ये। एग्जैक्टली 100 क्वेश्चन में मैंने बताया, जैसे रिन्यूएबल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें आपके इनिशिएटिव्स क्या हैं, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, प्लस कंसेप्ट्स, प्लस कंसेप्ट्स की कोई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके लिए आप जैसे या तो एमएनआरई की साइट पे जाइए, उसमें इनिशिएटिव्स देखिए। बस यू नीड टू हैव अ ब्रॉड आइडिया, ठीक है, यू डोंट नीड टू गो इनटू द डेप्थ, मतलब एक तरह से बिल्कुल जैसे हमने हल्के से आइडिया से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, उतना ही रखना है। जैसे इरेडा है, इरेडा के बारे में जाके देखें, जैसे इन्होंने क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पब्लिक लिमिटेड है, नॉन एनबीएफसी, आंसर तो वैसे इसका सी है, बट साइट पे जाके देखें। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे एरेना है, वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह अब जीआई है, जीआई भी बार बार पूछते हैं, बट एक चीज देखिए, इसमें भी सोचने का एक तरीका है। जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, तो ये ओरिजिन पे डिपेंड करता है, ठीक है, ओरिजिन पे। और इस तरह की चीजें जैसे साड़ी, ठीक है, दाल बाटी चूरमा, लड्डू, ये जो इस तरह की थिंग्स हैं जो हैं खाने पीने की, पहनने की, या जो भी है इस तरह की, ये ओरिजिन पे, स्पेसिफिक ओरिजिन, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फेमस, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन पे डिपेंड करता है। जीआई आपको पता ही है, और लाइसेंस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कम्युनिटीज पे से बिलोंग करता है, पूरी कम्युनिटी। तो ये है, और जीआई एक्ट ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो स्टैट्यूटरी स्टेटस है इसका। तो इसमें एक चीज देखिए, बनारस और तिरुपति, ये एक छोटे एरिया है, रीजन्स है, ठीक है, आपका सिटी है मेनली, ठीक है। और ये राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, ये काफी बड़ा आपकी पूरी स्टेट है। तो स्टेट में तो बहुत सारे डाइवर्स रीजन्स होंगे, ठीक है, स्पेसिफिक जो किसी किसी चीज के लिए फेमस होंगे। तो ये राजस्थानी मुश्किल है, पूरा का पूरा राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, इनको मिलना आसान रहता है। तो इस तरह सोचने का तरीका है, अगर नहीं आता तो इसमें आप 2 हटा देंगे, 1 3 आंसर रहेगा, इस तरह सोच सकते हैं। 1 सेकेंड। सीड विलेज कंसेप्ट, तो ये भी यूपीएससी इस टॉपिक से रिलेटेड, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर एक इम्पोर्टेंट एरिया है, यूपीएससी बार बार पूछता है इनमें क्या क्या। जैसे सीड विलेज कंसेप्ट है, ऐसे ही सीड रिप्लेसमेंट रेट है, ये भी यूपीएससी ने बार बार पूछा है। थीम वही है कि एक तरह से जो आपके फार्म सेव्ड सीड्स हैं, या जो भी है, जो या फार्म सेव्ड, या आपके जो जो सीड्स उगा रहे हैं मेनली, ठीक है, तो उनकी एफिशिएंसी गिर जाती है, ठीक है। तो बाहर से हाइब्रिड सीड्स आपके मिलाए जाते हैं, मिक्सिंग की जाती है, या उनका मेनली एक तरह से रिप्लेस किए जाते हैं, ठीक है, ताकि एफिशिएंसी बढ़े, फूड प्रोडक्शन बढ़े। तो ये कॉन्टेक्स्ट रहता है। तो सीड रिप्लेसमेंट रेट भी वही है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो इसमें भी देखेंगे, एंड एनकरेजिंग द फार्मर्स टू यूज देयर ओन फार्म सीड्स एंड डिस्करेजिंग देम टू बाय द सीड्स फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो ये आपका नैरो है काफी, कि भाई टू यूज देयर ओन फार्म सीड्स एंड डिस्करेजिंग बाय द सीड्स फ्रॉम अदर्स। अब किसी को क्वालिटी सीड्स चाहिए तो वो गलत हो जाएगा ना। तो इस तरह सोच सकते हैं, इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाय टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर्स एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। देखो इसमें ये बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, किसी भी आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये इन्वॉल्विंग, इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं, इन्वॉल्विंग द फार्मर्स, की एक तरह से जो ग्रास रूट लेवल पे पार्टिसिपेटरी अप्रोच, ठीक है। तो ये है जनरल स्टेटमेंट है कि भाई हाँ, कि उनको फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाय टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स एट अदर्स अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल को।
जनरल स्टेटमेंट, इसके सबसे ज्यादा चांस है। ईयर मार्किंग सम विलेजेस एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स, तो बाकी विलेजेस क्या क्या होगा मेनली, क्योंकि कंसेप्ट इस तरह के होते हैं, हर जगह अप्लाई करने के होते हैं, फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर्स हर जगह होते हैं, तो इस तरह काम होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका गलत रहेगा। आइडेंटिफाइंग द एंटरप्रेन्योर्स इन विलेजेस एंड प्रोवाइडिंग देम टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस टू सेट अप सीड कंपनीज। कॉन्टेक्स्ट ये नहीं, सीड विलेज कंसेप्ट वही है कि एक तरह से इन्वॉल्विंग द फार्मर्स, ग्रास रूट लेवल पे जो सिटीजन्स हैं उनको एक तरह से पार्टिसिपेटरी अप्रोच है कि गवर्नेंस में, या आपका कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ऑल दैट, कि वो ही एक तरह से काम करें। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा, ये वर्ड्स है जैसे इन्वॉल्विंग द फार्मर्स, ये काफी मतलब एप्ट आपका, ठीक है, उनको ट्रेनिंग किया जा रहा है। तो ये है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस का कंसेप्ट होता, अगर फाइनेंस टू सेटअप सीड कंपनीज थोड़ा सा अलग रहता है, सीड विलेज कंसेप्ट से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। जनरल स्टेटमेंट आप देखेंगे ज्यादातर ये सही रहती है, और ये इन्वॉल्विंग द फार्मर्स एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब एक तरह से ये इन्वॉल्विंग, प्रमोटिंग, कल मैंने जैसे कुछ चीजें बताई थी, किसी जैसे मिनरल सेक्टर में आप प्रमोशन नहीं कर सकते, उधर लाइसेंसिंग वर्ड या इस तरह की चीजें आएंगी, या रेगुलेटिंग, तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह आप सोच सकते हैं। देखो ये कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसीज, इस पे मैंने बताया था, बार बार क्वेश्चन आते हैं कन्वर्टेबिलिटी, इस थीम के अराउंड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स एंड हार्ड करेंसीज, सिंपल कंसेप्ट है वैसे तो, पर मैं ये कह रहा हूँ इस थीम के अराउंड बार बार पूछे जाते हैं, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसीज, मतलब वही आपका जैसे फॉर एग्जांपल रुपी और डॉलर्स का एक्सचेंज, तो वो करंट अकाउंट का कंसेप्ट और कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट दोनों देख लीजिए, ठीक है, ये पूछते हैं। और आप साथ साथ एशियन टाइगर क्राइसिस 1997, ये मेनली यही था कि जैसे इंडिया में भी करंट अकाउंट पे है कन्वर्टेबिलिटी है फुली, पर कैपिटल अकाउंट पे पार्शियल है। वो इसलिए कर रखी है क्योंकि मेनली जो इन्वेस्टमेंट आती है, एफडीआई, एफआईआई वगैरह जो भी है, तो वो जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है इकोनॉमी में किसी भी कंट्री की, तो वो चांसेस रहते हैं वो आप प्रॉफिट कमा के भाग जाते हैं, ठीक है। तो वो एक सडन जो आउटफ्लो है ऑफ दिस फॉरेक्स एंड ऑल दैट, तो उसके कारण एक किसी भी कंट्री को काफी दिक्कत होती, खासकर इंडिया इस तरह के रिस्क नहीं लेती। कैपिटल अकाउंट पे इसलिए उन्होंने कुछ कुछ कंडीशंस लगा रखी है, ठीक है, कि फुल्ली कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, कि भाई इस तरह के शॉक्स वगैरह, जैसे एशियन टाइगर क्राइसिस इसीलिए हुआ था, उधर कैपिटल अकाउंट पे जैसे जो एफडीआई एफआईआई आती हैं, हॉट मनी बोलते हैं इनको, तो इनका सडन आउटफ्लो हो गया था एशियन 1997 के अराउंड, उससे इकोनॉमी इनकी काफी मतलब काफी इम्पैक्ट हुआ था, बैड इम्पैक्ट था। तो इस तरह है। कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू, इस टाइम ये न्यूज में था, बस इसमें देखोगे साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ वेस्ट, तो सिंपली देखो इतना ही पूछते हैं, आपको बिल्कुल घुस के नहीं, अंदाजा भी होता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा साउथ इंडिया, ये तेलंगाना वगैरह में है वैसे, ठीक है, कलमकारी। और ये एक चीज देखिए आप, जैसे कल्चर में जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पे पेंटिंग है, तो इसी कलमकारी को टाइप करेंगे तो कुछ और पेंटिंग फेमस आ जाएंगी, द हिंदू करके, या सिंपल पेंटिंग। कल्चर में और चीज आपको देखनी है, जैसे कि आपका मार्शल आर्ट्स, द हिंदू, इस तरह करके हर एक में आप द हिंदू का स्पेस में भी ऐसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ कुछ टर्म्स ऐसे मिल जाएंगे जो यूपीएससी बार बार पूछता है, जैसे इवेंट होराइजन पूछा था। तो इस तरह की चीजें आपको सर्च करने द हिंदू से मिल जाएंगे, द हिंदू से क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी का या और कुछ कुछ भी देखना, आपको इस तरह कर सकते हैं।
93rd क्वेश्चन देखेंगे, विद रेफरेंस टू द बायो टॉयलेट्स यूज्ड बाय द इंडियन रेलवेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बायो से समझ में आ रहा है कुछ ऑर्गेनिक कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसमें आप डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द बायो टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाय द फंगल इनोकुलम। तो जब ये कंसेप्ट पढ़े, जैसे आपने पढ़ा उस टाइम ये न्यूज में था, तो यहाँ पे बैक्टीरियल था। तो इसी तरह ही कंफ्यूजन किया जाता है। और आप डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड ऑल दैट, वो तो बायो टॉयलेट से समझ में आ रहा है कि माइक्रोब्स वगैरह का यूज होगा जो कि डिकम्पोजिशन करेंगे। बट जब पढ़ते वक्त बस इतना सा ध्यान रखें कि फंगल, नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस यहीं पे वो इश्यूज क्रिएट करेंगे कि फंगल है, बैक्टीरियल है, इस तरह। अमोनिया एंड वाटर वेपर आर द ओनली एंड प्रोडक्ट्स। तो ये भी आपका एक्सट्रीम कॉन्टेक्स्ट है कि खाली ये ही प्रोडक्ट बनेंगे। बहुत सारी चीज़ें डिकम्पोजिशन के बाद निकलती हैं, ठीक है, गैसेस वगैरह भी एंड ऑल दैट। तो एक बड़ी स्टेटमेंट को कैसे छोटा करना है वो एक यही तरीका है, इसलिए आपको इतने से स्पेस में आ जाती है। एग्जामिनर इस तरह की चीज़ें करता है। तो ये आपका नन ऑफ द अबाउट। 92nd में भी आप देखेंगे, ये आपका हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। तो इसमें हेल्थ सेक्टर या एंड डिजीज, इसको एक थीम बनाएं। मिनिस्ट्री की साइट पे भी जा सकते हैं, और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव कुछ एक आधा होगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे इसमें आपकी बार कोरोना का देख लीजिए कैसे होता है, क्या है, और जो भी वायरस से रिलेटेड भी पूछ सकता है, वायरस ट्रेनिंग वगैरह क्या होता है, ये जो भी है। तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हेल्थ सेक्टर में, तो इसको एक थीम बनाइए। द हिंदू को भी से भी सर्च कर सकते हैं और नॉर्मली भी देख सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, डेली आप कर सकते हैं कुछ तीन तीन थीम्स उठाई, उसका कुछ एक आधा चीज़ें सर्च कर ली और देख लिया कि हाँ यार ये बार बार पूछा जा रहा है, तो उसके चांसेस हैं कि रिपीट होने के। हर चीज को बिल्कुल ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, जो आपको लग रहा है ब्रॉडली ये बार बार इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा करें अच्छे से। With reference to fuel cells in which hydrogen-rich fuel and oxygen are used to generate electricity। तो ये यूपीएससी ने पहले भी पूछा है। और हाइड्रोजन रिच फ्यूल, ये आपका तो इसमें आपका पॉल्यूशन बहुत कम होता है, इसलिए इसको पूछता है यूपीएससी बार बार। इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, द फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट्स। सही है, बिल्कुल ठीक है, हीट एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट्स। पॉल्यूशन कम करता है, तो वो जो इधर की चीजें हैं वो आपका प्योर हाइड्रोजन बोला है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑनली वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो इस तरह आप ठीक कर सकते हो उसको। फ्यूल सेल्स, ये ओनली मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी चीजें निकलती है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अलग है, प्योर हाइड्रोजन बोला है, ठीक है, एज अ फ्यूल। तो हीट एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट्स, और ओनली भी नहीं लिखा, तो बिल्कुल वही समझ में आ रहा है कि पॉल्यूशन नहीं करता ये, तो इन्होंने इस तरह लिखा है। फ्यूल सेल्स कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे भी नॉट फॉर, ये आपका फोर्जिंग है। बड़ी बिल्डिंग्स को पावरिंग के लिए कर सकता है, बट स्मॉल डिवाइसेस को नहीं, ये भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये गलत रहेगा, वन ऑटोमेटिकली उससे ठीक भी हो गया आपका, ठीक है। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ एसी, ठीक है। तो ये आपका डीसी की फॉर्म में करता है, क्योंकि चार आपका स्टोरेज के लिए ये रहता है, यूज किया जाता है, ठीक है, स्टोरेज के लिए रहता है। तो डीसी है, आप याद रख लीजिए इसको। 1 and 3 ये दोबारा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये फ्यूल सेल हाइड्रोजन सेल ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, पॉल्यूशन कम करता है इसलिए। देखो पॉलिटी में अगेन मैंने कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने किया था क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री सिस्टम बिल्कुल कंसेप्चुअली वो बार बार पूछता, उसमें भी यही स्टेटमेंट दे रखी थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम मींस रिस्पॉन्सिबल सिस्टम या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आएगी, वही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी रूल कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा की। अगर वो कॉन्फिडेंस लूज कर देगा तो दे विल बी आउट। तो वही कॉन्टेक्स्ट है।
तो एक बस कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, उसी से बहुत सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आप कर लीजिए, एनपीटी जैसे खासकर, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड ऑल उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फिर आपका और भी जैसे कुछ भी जैसे सोच सकते हैं एनवायरनमेंट के, जैसे एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, और आपका जो भी इंटरनेशनल लेवल पे है, इस तरह आप डिवाइड कर सकते हैं। Substitution of steel for wooden plows in agricultural production is an example of। तो ये बेसिक बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और इस तरह यूपीएससी पूछता भी है कि आपने वुड से स्टील कर दिया, तो एक तरह से उनका कैपिटल ऑगमेंट कर दिया, ठीक है, कि भाई पहले ये कैपिटल थी फिर ये हो गया, तो वो ऑगमेंट हो गया, पहले वुड से इतना अच्छा नहीं हो रहा था, स्टील यूज किया है। तो सिंपल है बिल्कुल, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना, सिंपली जो दिख रहा है वैसे ही सोचना है, ठीक है। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये आपको डीपीएससी सबको पता ही है, सिंपल क्वेश्चन है। ये भी आपके जो इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे से करने हैं। अच्छे से क्या मतलब, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन काफी आसान है, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इसका आंसर बताएं एक बार। देखो, इन्फ्लेशन में क्या है, प्राइस राइज होते हैं प्रोडक्ट्स के। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है रिलेटिवली, इन सेंस की करेंसी वीक हो जाएगी। जब भी पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा इन रिलेशन टू बाहर की कोई करेंसी है, उसके एस्पेक्ट में आप देख सकते हैं। तो जितना ज्यादा पैसा हो जाएगा उतने ही हम प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ज्यादा पैसे दे सकते हैं, तो ज्यादा पैसे दे सकते हैं तो उनके प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, प्राइस राइज होगा। तो और जितना ज्यादा पैसा होगा हमारे पास या करेंसी होगी, उतनी उसकी वैल्यू गिरेगी, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो डिक्रीजिंग मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें भी एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये ग्राफ है एक, रेट ऑफ चेंज, तो इसमें ये सी आंसर रहेगा, बाकी एब्सर्ड है। जैसे इसमें भी नो, ओनली, ये आप देखते हैं, ठीक है, दो में चेक करना है रेट ऑफ चेंज। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ इसमें भी आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा सोचने का, बट आपको क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करना है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस और आपका टाइम, यहाँ पे इसको डीपी बाई डी भी लिख सकते हैं, पी आपका प्राइस है, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, कॉमोडिटीज बोल सकते हैं एवरेज उनका। तो यहाँ पे आप ये देखिए, तो ये जो आपका पार्ट है, रेट जो आपका नेगेटिव होगा और भी डिक्रीजिंग है, तो ये सबसे वर्स्ट है, ये आपका डिफ्लेशन होता है। और ये पार्ट जैसे नेगेटिव है बट जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेशन होगा, ये आपका इन्फ्लेशन होगा, और ये आपका डिसइन्फ्लेशन होगा। तो इसका मतलब है, जैसे इस वाले पार्ट का मतलब ये है कि आपका जो इन्फ्लेशन, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस है वो पॉजिटिव है, बट वो रेट कम हो रहा है, रेट कम हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे आपका पॉजिटिव है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस, ठीक है, और यहाँ पे आपका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है और भी कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका नेगेटिव है बट वो जीरो की तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आप टर्म्स वगैरह देख सकते हैं। डिफ्लेशन कई बार पूछ लेते हैं या इस तरह, क्योंकि काफी मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस है डिफ्लेशन। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। देखो ये मॉनेटरी पॉलिसी, हमेशा फिस्कल पॉलिसी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से, जैसे इसके आरबीआई के जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये 1 और 2 पता है सबको, आसान है, मतलब ये पता होना चाहिए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस और बैंक रेट क्या है, ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी आपका गवर्नमेंट हैंडल करती है, मॉनेटरी पॉलिसी आपका आरबीआई करती है, ना पता होना चाहिए। इस इन दो वर्ड से भी आप आइडिया लगा सकते थे, पब्लिक डेब्ट और पब्लिक रेवेन्यू, तो ये गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है। पढ़ते वक्त भी थोड़ा सा रिलेट करें कि पब्लिक वर्ड क्यों यूज किया है, या इस तरह ना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी सेल की जा रही है गवर्नमेंट की ओपनली। ठीक है, 85th क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज सिस्टम, ये आपका अगेन आपका 2017 में पूछा गया है, हाँ 2017 में, सिंपली कि थर्ड टायर। तो इसमें सिंपली कॉन्टेक्स्ट बस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का है, फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑल दैट वो कोई एस्पेक्ट नहीं है, तो जबरदस्ती का एडिशन ना करें। पंचायती राज बस वही है कि ग्रास रूट लेवल पे आपका जो डेमोक्रेसी है वो उधर पहुंचानी है, ये है कोई और। तो ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। टू एंश्योर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट सिंक में है, ठीक है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, कि वो अपने डिसीजंस ले सकें उधर लोअर लेवल पे, ठीक है, कि मतलब एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी, वही मतलब डेमोक्रेसी जैसे काम करती है एक तरह से, वो उसका डिसेंट्रलाइज लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, लोअर लेवल पे। तो जो इस तरह की एडिशन है ये आप ना करें, ठीक है, 1-3, क्योंकि 2017 में भी आप देखेंगे उन्होंने खाली डीडी का दिया है कॉन्टेक्स्ट, दोबारा दिया है। तो यहाँ पे इस तरह ओल नहीं होता, आप ओल ऑफ द अबाव और इस चीज में ना जाएं। ओल ऑफ द अबाव मैंने बताया है कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे इन जनरल कंसेप्ट के साथ सारी चीजें पॉसिबिलिटी हो जाती हैं, जैसे साइंस एंड टेक में मैंने कल बताया था, रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड रिसोर्स मैपिंग है, तो वो रिसोर्स मैपिंग में जो जो चीजें आ जाती हैं वो उसी तरह के वो स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, तो देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये भी आपका पार्लियामेंट और उसके कॉन्टेक्स्ट में आपका स्टेट जो लेजिस्लेचर सिस्टम है, तो वो आपको इकट्ठा पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। ये भी आपके पूछते ही हैं, तो ये आप रट ही लीजिए, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट से पता होने चाहिए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल, गांधीयन प्रिंसिपल से सारा कैटेगराइजेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें अब तक जो 2010 से लेके 2019 तक, अब तक रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, ठीक है, तो ये आपका गलत है, स्टेडली का कॉन्टेक्स्ट। बस यहाँ पे 10 आपके 10 साल में एक बार ये स्टेटमेंट सही हुई है, तो अगर कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस आप देखेंगे तो आप मतलब कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं इतना कि आपको अगर 10 बार में से एक ही बार आपका गलत होता है
तो इस तरह आप देख सकते हो. It's all up to you. Which one of the following is the best description of the term ecosystem? ठीक है, ये बिल्कुल the community origin together with the organisms the environment in which they live. तो ये आपको जो basic definition है वो clear होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे environment important है, environment, ठीक है term, और ये आपका फ्लोरा एंड फोना ऑफ जोग्राफिकल एरिया, ये का प्रॉपर कुछ सिस्टम नहीं बता रहा, ठीक है, यहाँ पे एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम में. तो ये दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी स्पेसिफिक नहीं बता रहा है. इस तरह आप देख सकते हैं, पता होनी चाहिए डेफिनेशंस, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. वेजिटेशन बहुत अच्छे से करनी है आपको, वेजिटेशन में भी हर साल से पूछे जाते हैं, ठीक है. तो जैसे इस क्वेश्चन में ईच डे इज मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर राइट, द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, इज हीट माउंट्स अप एंड डाउन, डार्क क्लाउड्स फॉर्म, द रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटनिंग. तो ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का है, इक्वेटर पे डेली इस तरह हीटिंग होती है और इस तरह से आपका क्लाउड्स बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, और वो इस तरह रेन का डेली बारिश आती है, ठीक है. तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है. Which of the following types of forests is teak a dominant tree species? Tropical moist deciduous, ठीक है. और ये इंडिया की सबसे प्रोमिनेंट वेजिटेशन है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है. उसके बाद आपका ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस है, उसका एग्जाम्पल है आपका साल. टीक और साल आपकी मेजर वेजिटेशन है, इसका मतलब यही है. डिसीडियस आपका यूज ही टर्म आपका मॉनसून जो क्लाइमेट के लिए ही यूज होता है, कि मॉनसून आपका एक तरह से प्रोमिनेंट फीचर है ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उसके लिए. अगेन मैपिंग आपका इम्पोर्टेंट है, आपका मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और आपका सेंट्रल एशिया, मेडिटेरेनियन सी के अराउंड जो भी हैं चीज़ें इससे रिलेटेड, या अफ्रीका का भी कुछ कुछ पार्ट जैसे ऊपर वाला, तो वो हल्का सा आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, ये आप कर लीजिए. मैपिंग इम्पोर्टेंट है. मैपिंग को डिवाइड कीजिए अच्छे से, कल्चरल मैपिंग, एनवायरमेंटल मैपिंग, ज्योग्राफिकल मैपिंग, इस तरह, या इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, तो वो अच्छे से करना है. बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये आपका आंसर सी है. ये यूपीएससी ने ऑलरेडी पहले भी पूछा है, ये मेंस में भी पूछा था, तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए पूछा है. तो ये दोबारा भी पूछा जा सकता है. एजेंडा फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है. अब with reference to an organization known as BirdLife International, ठीक है. Which of the following statements is are correct? Global partnership of conservation organizations. तो ये सिंपल एनजीओज के लिए इस तरह की टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है. एनजीओज है सारे आपके, ये वेटलैंड इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल एंड ऑल दैट. इसके बारे में उनकी क्या क्या रिपोर्ट आती है, क्या रहता है, किस तरह काम, मैंने बताया था नॉर्मली वही सब करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन और रिसर्च करना और ये करना, सब इस तरह के ही काम करते हैं. द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है. अगर यहाँ पे CI होता तो कंफ्यूजन हो जाता, कंजर्वेशन इंटरनेशनल. वैसे ये आइडिया दिया था नॉर्मन मेयर्स ने, मैंने कल भी शायद डिस्कस किया हो. और उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रिकॉग्नाइज करना कंजर्वेशन इंटरनेशनल का काम है, एनजीओ है ये, ठीक है. और इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नॉन रेफर्ड टू एज इम्पोर्टेंट बर्ड IBBAs, बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, बिल्कुल ये सही है. तो ये एक बार मैंने जो टेलीग्राम चैनल है विमर्श IAS, उस पे मैंने डाल रखे हैं एनवायरनमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस, ऑर्गेनाइजेशंस और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लेना. क्लासिकल लैंग्वेज इस साल भी पूछा था, उससे पहले साल भी पूछा था, तो और उस साल ये ओडी आपकी
इंक्लूड हुई थी, तो बिल्कुल, तो इसको भी द हिंदू करके इस तरह कल्चर की चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। 73rd, द टर्म इंडार्क समटाइम्स इन द न्यूज, सीन इन द न्यूज इन द नेम ऑफ। तो इसमें भी आप देख पैटर्न देखेंगे इंडार्क, तो इंडियाज अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिक स्टडी द आर्कटिक रीजन, इंडार्क, इस तरह नेमिंग भी की जाती है, ठीक है। तो नेमिंग जैसे मैंने कल आपको वो 2-3 दिन जब क्लास 2018 वाली चल रही थी, तो मैंने आपको बताया था 17 या 18 जो भी था, 17 की थी, तो उसमें आपका एम स्ट्राइप्स था, वो नाम वैसे ही रखते हैं कि ये टाइगर की स्ट्राइप्स इस तरह की रहती है, तो इस तरह मर्जिंग की गई है इंडार। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, it is a global partnership of governments, businesses, civil society and indigenous peoples. So global partnership है, बिल्कुल सभी इसमें include हो सकते हैं, में भी possible है। कार्बन फैसिलिटी abroad दिया गया। It provides financial aid to universities, individual scientists and institutions involved in, अब इसमें ये देखिए आप, एक तो financial aid, एड वर्ड और असिस्टेंट्स में काफी अंतर है, इस तरह की टर्म्स यूज की जाती हैं एक तो आपको वेबसाइट पे नॉर्मली, और इंडिविजुअल साइंटिस्ट ये काफी डिफिकल्ट है, ठीक है, कि आप सभी को दे रहे हैं, कि भाई एक एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट को दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व, इस तरह नहीं रहता। और फाइनेंशियल एड, एड रिसर्च टू डेवलप इको फ्रेंडली एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो इस तरह का ये काफ़ी चीज़ें हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी है, इंडिविजुअल साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको स्टेटमेंट को। सेकंड आपकी गलत रहेगी, तो अब आपको वन ऑटोमेटिकली सही रहता है, थर्ड चेक करते हैं। इट असिस्ट द कंट्रीज इन देयर रेड प्लस, तो रेड प्लस प्रोग्राम सबको पता होना चाहिए, रिडक्शन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। एफर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, मैं यही बता रहा था, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन वर्ड्स को भी अच्छे से देखिए एक बार, ध्यान से, मतलब ऑब्जर्व कर, मतलब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छा कीजिए। फॉरेस्ट कार्बन फैसिलिटी है, तो रेड प्लस से लिंक कर रहा है बिल्कुल, फॉरेस्ट कार्बन फैसिलिटी, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का कॉन्टेक्स्ट है, थ्रू इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर और बाय रिड्यूसिंग द डिफोरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, तो उससे लिंक्ड है बिल्कुल। और प्रोवाइडिंग देम विद असिस्ट द कंट्रीज, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं आप बिल्कुल एक एक इंडिविजुअल को जाके इस तरह दे रहे हो और फंडिंग कर रहे हो, और इस तरह काम नहीं होता। फिर है आपका वेजिटेशन, मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर आपका ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन और आपका डिसीडियस एंड ऑल दैट, ये ब्रॉड ब्रॉड आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे जैसे हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल आपका रेनफॉल का कॉन्टेक्स्ट बहुत कम है, अगर एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, वेट एवरग्रीन, ठीक है, क्योंकि आपका ओशियन से काफी दूर है, ठीक है। इधर वेस्टर्न घाट्स आपका कंट्रोल कर लेते हैं, अरावली ब्लॉक कर देती है, फिर यहाँ पे भी बहुत लेट मानसून आती है, ठीक है। मानसून लेट आने की बात नहीं, और वैसे भी आपको पता है थोड़ा रेगुलर रेनफॉल होनी चाहिए, तो ये उधर हिमाचल में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट सॉरी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयाज, ये दो हैं एरिया जो प्रोमिनेंट इस चीज के लिए जाने जाते हैं। ये अंदर काफी, ये पता है, ये हिमाचल का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो अरुणाचल मिजोरम आपका रहेगा 2, ये हट जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो वेजिटेशन अच्छे से कर लीजिए, उधर क्या प्रोमिनेंट स्पीशीज हैं, और वो भी आप साथ में देख लीजिए, अगर जैसे इकोसिस्टम आप वेस्टर्न घाट्स देख रहे हैं, तो प्रोमिनेंट स्पीशीज जो उस इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं वो एक बार देख लीजिए। 69th, in a particular region in India, the local people train the roots of living trees into robust bridges across the streams. As the time passes, these bridges become stronger. These unique living root bridges are found in, ठीक है, ठीक है, ये पता ही होना चाहिए, निकाल लें। बट इसमें आप एक चीज और यार डाल सकते हैं, माइरिस्टिका स्वैम्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। माइरिस्टिका स्वैम्स फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है,
और ये आपके वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, ओनली इन वेस्टर्न घाट्स। द हिंदू सर्च कर सकते हैं, मायरिस्टिका स्वैम्स द हिंदू, तो ये भी पूछा जा सकता है। In which of the following activities are Indian remote sensing satellites used? तो मैंने आपको बताया था, एक तो रिसोर्स मैपिंग मेनली, और आपका कम्युनिकेशन, या आजकल एस्ट्रोसैट वगैरह जो स्पेस को, स्पेस में जो स्पेस को ऑब्जर्व करना एंड ऑल दैट, वो तीसरे पे हो गया। ठीक है, रिसोर्स मैपिंग, तो उसमें आपको दिख रहा है रिसोर्स मैपिंग में क्रॉप प्रोडक्टिविटी रिसोर्स से रिलेटेड है, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, वही मैंने आपको बताया था जो वेवलेंथ एमिट करेगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्टिविटी की बात है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, मान लो कुछ ऐसा इस तरह, और वो बिल्कुल जैसे बहुत ज्यादा, वो आप जो भी है उनका एक तरीका रहता है, जो वेवलेंथ एमिट होगी उससे हमें पता लग जाएगा कि एक तरह से डेंसिटी कितनी है, क्रॉप डेंसिटी कितनी है, या जो भी है जिस तरीके से रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी चीजें, मान लो वाटर वेपर भी आपको पता करना है यहाँ पे कितना है, तो वेवलेंथ जो एमिट होगी उस रिसोर्स से, उससे आपको पता लग जाएगा कितनी डेंसिटी है, क्या है। मिनरल एक्सप्लोरेशन भी, बिकॉज जियोलॉजी में यही चीजें काम करती हैं कि सर्टेन एक यहाँ पे मान लो कोई मिनरल है, तो वो इस तरह की वेवलेंथ एमिट करेगी कि हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे आयरन है, गोल्ड है, जो भी है। ठीक है, ये तीनों रिसोर्स से रिलेटेड है। और ये आप देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ट्रैफिक स्टडीज, ये भी आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट से रिलेटेड ही है। ठीक है, ट्रैफिक स्टडीज बिल्कुल, जीपीएस एंड ऑल दैट, जो रियल टाइम ट्रैफिक सिस्टम काम करता है उसी पे काम होता है कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट। तो 1 2 3 रहेगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। 68 आसान है, कर लेंगे। फिर आपका 70th क्वेश्चन है, इसमें भी जैसे टाइड्स अकर्स इन द ओशियंस एंड सीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको पता है मेन कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि भाई जो टाइल बनती है वो बल्जिंग के कारण बनती है। ठीक है, तो मेन है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स या कुछ फोर्स है, तो वो सन है या मून है, 1 2 या तो आपके सिंक में होंगे या एक भी नहीं होगा। अगर अब ऐसे भी सोचें तो कि भाई कोई सर्टेन फोर्स लग रहा है इस तरह का कि सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट वो है, या तो 1 2 दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे, तो 1 2 दोनों है तो एक ही ऑप्शन बचती है। साइंटिफिकल फोर्स भी है, वैसे दिख रहा है वैसे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे सोच सकते हैं। इट इंडो आर्क, देखो ये मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, तो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड वेरी रिसेंटली, बहुत पहले का है। ठीक, बहुत पहले का, काफी टाइम का है, 80s वगैरह का शायद। तो ये गलत है। इन रिस्पॉन्स टू द पायरेसी एंड एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स, अलायंस में मेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। देखो ये दोबारा से ऐसे ही सेम रिपीट कर दिया, पहले भी हमने ये स्टेटमेंट इस तरह की पढ़ी थी, तो एक गलत है। इंडो आर्क एक फुल कॉपरेशन के लिए है। ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा स्टेटमेंट, इंडियन ओशियनरी एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, तो उसमें भी आपका जैसे ये ऑयल स्पिल्स और ये इस तरह ना, ये स्पेसिफिक चीजें दे रखी है, ब्रॉड वे में सारा कॉपरेशन के लिए सब कुछ, पायरेसी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, एक्सेस कुछ भी कर रहे हैं आप। ठीक है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है, कुछ भी इस तरह, तो इस तरह जो भी है देखना है, मतलब ब्रॉड वे में होगा, ये आपका गलत रहेगा। जो नेमिंग की जाती है उससे थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ें चीजें, उससे ज्यादा आइडिया लगेगा, क्योंकि यूपीएससी उस तरह ही पूछ रहा है। मैकोंग गंगा कॉपरेशन पहले भी यूपीएससी ने पूछा है। कॉन्टेक्स्ट बस ये इतना है कि आपका इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का एज पर देयर लुक ईस्ट पॉलिसी जो अर्लियर थी, अब जो एक्ट ईस्ट की बात करते रहते हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बस ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था मैकोंग गंगा। मैकोंग मेनली साउथ ईस्ट एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, गंगा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें साउथ ईस्ट एशिया में यही आता है। म्यांमार आपका, कंबोडिया, थाईलैंड, तो 2 4 5, चाइना हट जाएगा, बांग्लादेश हट जाएगा। तो लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी को पढ़ सकते हैं ऐसे, ये मेंस के लिए भी काम आएगा
और प्रीलिम्स की भी आपकी तैयारी करेगा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पढ़ूं एज पर लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट को एशिया पॉलिसी। 66 आसान है, ये ज्योग्राफी का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आना चाहिए सबको। फिर GEAC, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, EPA के अंडर है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स, ये भी EPA के अंडर रेगुलेट होते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये भी EPA के अंडर रेगुलेट होते हैं, ठीक है। GEAC भी आपकी इसी के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, क्योंकि बहुत सारे जो अब रिसर्च चल रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो जो जेनेटिक प्रोडक्ट्स जो बनेंगे उनका वो बायोडाइवर्सिटी वगैरह को हार्म ना करे, एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, ठीक है, जो जेनेटिक चेंजेस किए जाएंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आपकी कमेटी इस तरह एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनाई है, ये याद रखिए। Second, the Accelerated Irrigation Benefits Program was launched during 1996-1997 to provide loan assistance to poor farmers. अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इरिगेशन का है और ये लोन असिस्टेंस टू पुअर फार्मर्स, कोई सिंक नहीं है, ठीक है। The Command Area Development Program was launched in 1974-5 for the development of water use efficiency, ठीक है, बिल्कुल सही है। किस कॉन्टेक्स्ट में, आपका इंदिरा गांधी कैनाल उसी टाइम पे बनी थी, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। इंदिरा गांधी का पीरियड था, इंदिरा गांधी कैनाल बनी थी, कमांड एरिया डेवलपमेंट पे फोकस किया था, तो उसमें वाटर यूज एफिशिएंसी जनरल टर्म है, क्योंकि उस एरिया में क्या है, पानी एक ही नहर है, तो वो पानी आपको एफिशिएंटली यूज करना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में है। 74-5 आपको ये आइडिया दे देता है कि इंदिरा गांधी कैनाल। बी ओनली। वन सेकेंड, एक बार इससे मैं कौन गम गंगा कॉर्पोरेशन में, सॉरी ये पूछा है कि हाँ नहीं है, कौन सा नहीं है, नॉट अ पार्टिसिपेंट, तो 2-4-5 हो जाएगा, तो 1-3 आंसर हो जाएगा। बेसेल अकॉर्ड, ये भी आपका इससे रिलेटेड मतलब कंसेप्ट पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको जो BIS का कॉन्टेक्स्ट है वो पता होना चाहिए, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये आपका यूनियन है ऑफ सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्रीज। इशू मतलब कॉन्टेक्स्ट वो है कि जैसे CRAR मेंटेन करनी पड़ती है, जो यहाँ पे ये BIS गाइड करता है सेंट्रल बैंक्स को, और सेंट्रल बैंक्स फिर डिसाइड करता है कि कितनी CRR बैंक्स को मेंटेन करनी पड़ेगी, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशो, ठीक है। तो इसमें वही है कि आपको जो आपके रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, तो उनको मतलब वो उसके रिस्क को कम करने के लिए आपको कुछ सर्टेन अमाउंट एज अ कैपिटल रखनी पड़ेगी कि भाई आपके पास, ताकि आप उसको जो सिचुएशन, क्राइसिस के सिचुएशन के टाइम पे आप मैनेज कर सकें। इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट, तो कॉन्टेक्स्ट वही है। तो ये किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, CRAR की फॉर्म में, बेसल 1-2-3 जो भी ये कमिटीज बनी थी मेनली इसी कॉन्टेक्स्ट में, तो BIS और आपका ये कमिटी CRAR, ये कॉन्टेक्स्ट है। इसमें हल्का सा आइडिया हो, देखो उसी से क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे जो करंट अफेयर्स के हैं तो उनमें ये क्लू मिलते हैं आपको, तो इस तरह आपको सोचना भी है। कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस टाइम पे प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट में काफी आपको ये डाइसी लग रहा था बच्चों को, बट कॉन्टेक्स्ट आप ये देखिए, UPSC कंसेप्ट पे जाता है, ठीक है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जाता है, और आपका कंसेप्ट नॉर्मल है। जैसे राइट टू वोट उन्होंने लीगल राइट नहीं माना, जो हर जगह दे रखा था, आप यहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन सब ने आपका लीगल राइट दे रखा था, पर आंसर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है यूपीएससी, क्योंकि उधर ऑलरेडी आपका आर्टिकल जो है 326 वगैरह जो भी है उसमें या 4 जो भी देख लीजिए, उसमें राइट टू वोट आपका दे रखा, उसे मेंशन कर रखा है, एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड ऑल दैट, वो आर्टिकल 326 प्रोवाइड करता है।
तो आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रोवाइड करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ। तो नॉर्मल ये कंसेप्ट है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भी है कि भाई एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करना बाय पार्लियामेंट की, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करना एंड ऑल दैट, तो वो सारा काम एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का काम है, ठीक है, या जुडिशरी का काम है इन जनरल सोचे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को जो थर्ड ऑर्गन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो कंसेप्चुअली आप देखें, 5th शेड्यूल ये काफी आसान है, सबको पता होना चाहिए। तो ये इसका आंसर। 58th क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इम्पोर्टेंट ऑफ। तो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्ट पेटर के बारे में बताया था कि सॉल्ट पेटर इंडिया में प्रोडक्शन इसकी बहुत ज्यादा थी। गन पाउडर इंडस्ट्री, पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसके अंदर, केएनओ जो भी है, केएमएनओ जो भी है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और ये आपका गन पाउडर इंडस्ट्री में सबसे मतलब प्रोमिनेंट जो एलिमेंट है या जो भी मटेरियल जो डलता है वो है। और ये इंडिया में जो हिस्टोरिकल इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी है सॉल्ट पेटर की, मैंने बताया था। यहाँ से जो यूरोपियन ट्रेडर्स वगैरह वो काफ़ी एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से, इंडिया से आप उधर लेके जाते थे, मतलब इंपोर्ट करते थे वो कंट्रीज यहाँ से बहुत ज़्यादा सॉल्ट पेटर, क्योंकि उनको अपनी गन पाउडर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी थी। इंडिया में भी मतलब इसका यूज हुआ, बट उस लेवल पे नहीं हुआ जैसे जितना यूज जो यूरोपियन पावर्स ने यहाँ से इंपोर्ट करके किया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे द स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इंपोर्ट ऑफ, तो सॉल्ट पेटर तो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, उसी से आपका ए तो हट जाएगा। और यहाँ पे डाउट यही रहेगा कि यार इन दोनों का नहीं पता। कोकिंग कोल का मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए स्टील प्रोडक्शन में, कि भाई ये जो इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए आपका कोकिंग कोल यूज होता ही है। तो कोल वगैरह एनर्जी के लिए प्रोड्यूस आप मेनली स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है, कोल पावर और आपका जैसे या हाइड्रो पावर एंड ऑल दैट, कुछ भी वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है। बट जो इम्प्योरिटीज हैं आयरन के अंदर, वो हटाने के लिए आपको कोकिंग कोल बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबको पड़ा हुआ होना चाहिए, नॉर्मल फैक्ट है ये, ठीक है। आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग मीन्स में द लोकेशन ऑफ स्टील इंडस्ट्री, उसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टील इंडस्ट्री। तो ये है मेनली। तो यहाँ पे ये तो फिर सी हो गया, डी हट जाएगा, क्योंकि सी डी में ही कंफ्यूजन था मेनली, या तो सी होगा या डी होगा, क्योंकि इन दोनों का कम पता है रिलेटिवली। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इनको सोल्पेटर को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। अगेन ये आपका जो भी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये अच्छे से कर लीजिए, कौन किसका क्या मेंबर है पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका 2-3 आपका ये पता ही है, इंडिया इज द मेंबर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो सॉरी 3 ओनली। तो ये भी आप लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर पढ़े, ये मेंस में भी आपकी ऐसे ही तैयारी सिंक्रोनाइज हो जाएगी, ठीक है। हल्का सा आप आइडिया लगा के इस तरह थीम्स बना के पढ़ सकते हैं। यूनियन बजट सब पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है यूनियन बजट। तो 1 आपका हट जाएगा, तो 2 ऑटोमेटिकली सही है। 3rd चेक कर लेते हैं, ऑल द डिसबर्समेंट्स मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट आल्सो नीड द अथॉराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड फंड के लिए, नॉट फॉर पब्लिक फंड, पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट के लिए नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे ही कॉन्टिजेंसी फंड के लिए भी पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हो जाएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट 3 आपका गलत है, सी आंसर आ जाएगा। पार्लियामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख मतलब ये काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको दिख ही रहे हैं। इस तरह के जो 56 ये इनिशिएटिव्स हैं, तो ये तो आप देख ही लीजिए। और साथ साथ आप ये चीज़ देखिए, IMF और वर्ल्ड बैंक या UNEP, ये तीनों की वेबसाइट आपको विजिट करनी है। आपको देखना है कुछ इनिशिएटिव्स हैं या इनके बारे में आपको देखना पड़ेगा।
एमनेस्टी इंटरनेशनल के कॉन्टेक्स्ट में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आंसर इसका ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट है। मूवमेंट वर्ड यूज किया जाता है वेबसाइट पे, तो इससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एनजीओज के लिए मूवमेंट यूज किया जाता है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसमें इन्होंने यही किया है कि यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, सबको पता था एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ है, बट यहाँ पे इन्होंने मूवमेंट से कंफ्यूज कर दिया, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, तो ऐसा नहीं है, मूवमेंट वो यूज करते हैं। इन जनरल देखिए, जैसे मैंने कल आपको मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स का बताया था, तो वो जनरल रॉक कट स्ट्रक्चर्स या मॉन्यूमेंट्स रॉक कट की बात कर रहे हैं, मेनली आइडिया उनका रॉक कट से रिलेटेड है। Which one of the following national parks has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic? तो कल वाले कंसेप्ट से ही देखेंगे, जैसे कल हमने वो ठीक किया था कि उसने कल या परसों जब भी किया था, टेम्परेट आर्कटिक रीजन या जो भी एल्पाइन, ठीक है, टेम्परेट एंड अल्पाइन रीजन, तो ये आपको पता है काफी हाइट पे होते हैं, तो उसमें आपका आंसर नंदा देवी था, ये सारे ऑप्शन हट जाते हैं। यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक सारे हैं इसमें, तो सारे हैं इसमें, तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल आपके कंचनजंगा, नंदा देवी, ये काफी हाइट पे हैं, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आपका नियोरा और नामदापा। नामदापा आपका बहुत बायोडाइवर्सिटी है, बहुत न्यूज में रहता है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, ये सभी इसमें है। नियोरा वैली का मैंने बताया था एक चीज कि यहाँ रेड पांडा आपका उसके नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल प्रिस्टीन हैबिटेट में मिलता है, नेचुरल प्रिस्टीन हैबिटेट नियोरा वैली फेमस है। मतलब अगर नियोरा, वैसे नामदापा में और एक दो जगह और है, बट फेमस वो नियोरा वैली में है, मतलब वो उसका जो बिल्कुल नेचुरल प्रिस्टीन हैबिटेट है, तो वो है उधर है, ठीक है, तो सी मतलब बेस्ट है, अगर बेस्ट ऑप्शन पूछा जाए तो। वैसे वो क्लू देंगे प्रॉपर, वो दे देंगे एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, आपका नंदा देवी, आपका मानस और एक नियोरा, इस तरह देंगे वो। 55th question, with reference to Indian history, which of the following is our essential elements of the feudal system? सामंतवाद। तो मैंने आपको बताया था कि गुप्ता एम्पायर के बाद, फॉल होने के बाद या फॉल होने के टाइम डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उधर जो ये आपका फ्यूडलिज्म आ गया था, जो फ्यूडल क्लासेस थी, कहीं कहीं सेंट्रलाइजेशन खत्म हो गया था, तो हर जगह इंडिया में इस तरह कुछ कुछ एरियाज में इस तरह जमींदार जैसे आपके रूल कर रहे हैं, यहाँ पे आपके कुछ कुछ कास्ट वगैरह, मतलब एक तरह से मोबिलाइज, कास्ट मोबिलाइजेशन होके वो रूलिंग क्लास बन गई, जैसे राजपूत वगैरह या और भी हो गया जैसे, ठीक है, यहाँ पे चौहान्स, आपके तोमर डायनेस्टी, तो इस तरह डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था काफ़ी, और जमींदारी सिस्टम वगैरह काफ़ी था उस टाइम पे, ठीक है। सिमिलर उन्होंने अब की बार 2000 इसमें 19 में भी पूछा इसी कंसेप्ट पे। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम? सामंतवाद। अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज, बिल्कुल गलत है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड, तो वन आपका हट जाएगा, 3 ऑटोमेटिकली सही है। वैसे भी लोड वेसल रिलेशनशिप बिल्कुल यही कॉन्टेक्स्ट है बिटवीन लोड एंड ओवरलोड, यही रहता है, एक हायरार्की बन जाती है, ठीक है। एमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड, बिल्कुल जो जमींदारी क्लास है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो आपकी असल में हुआ ही यही था, जो लैंड ग्रांट्स दी जाती थी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ब्राह्मण्स को या अदर रूलर्स को एक्सपेंड करने के लिए, वही एक तरह से आपको जो जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चला गया, क्योंकि बहुत दूर जाने के बाद इन एरियाज को मेन कैपिटल या जो जहाँ पे भी होगी उससे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ये पावरफुल हो जाते हैं, तो उससे आपका डिसेंट्रलाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बहुत ज़्यादा जागीरदारी दे दी थी आपके मुगल एम्पायर्स ने, ठीक है, खासकर औरंगजेब ने, तो उसके बाद जागीरदारी क्राइसिस हुआ था, और फिर आपका डिवीजन हुआ था, और 3 बड़े किंगडम आपके प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे उन्होंने बड़े बड़े अपने बना लिए थे, जैसे यहाँ पे अवध, यहाँ पे बंगाल, जो लेटर मुगल एम्पायर्स के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, बंगाल, और यहाँ पे आपका हैदराबाद,
निजाम ऑफ हैदराबाद आपको पता होगा, ठीक है। तो ये इस तरह डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, जैसे ही आप इस तरह यहाँ पे लैंड ग्रांट, वहाँ पे लैंड ग्रांट्स का कॉन्टेक्स्ट था, यहाँ पे जागीरदारी का कॉन्टेक्स्ट है। तो ये बिल्कुल ये आपका 2 और 3 चीजों को थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ें, आसान हो जाएगा काफी। With reference to the art and archaeological history of India, which one among the following was made earliest? तो ये आपको पता होना ही चाहिए, आपका धोली आपका मौर्यन एम्पायर के टाइम पे है, ठीक है। रॉक कट एलिमेंट एट धोली। रामपुरवा बुल कैपिटल ये भी है, आप एक बार इनका देख ही लीजिए, ये भी मौर्यन के टाइम पे है, ठीक है, बिहार में। मौर्यन का और भी है आपका, जैसे एक सेकेंड, लोरिया नंदनगढ़ बिहार, सिंगल लोयन कैपिटल है, ठीक है। मतलब देख लीजिएगा, और भी बहुत सारे हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट। और कॉन्टेक्स्ट महाबलीपुरम रॉक कट मॉन्यूमेंट्स आपको पता है बहुत लेट की बात है, पल्लवास की बात है, ठीक है। और लिंगराज टेम्पल आप एट भुवनेश्वर, ये भी आपका नगारा स्टाइल, तो ये भी आपका लेटर गुप्ता टाइम्स की बात है। वराहा इमेज उदयगिरी, मैंने अवतारवाद आपको बताया था, अवतारवाद, तो उसमें जैसे ये इंपॉर्टेंट इमेज है वराहा इमेज एट उदयगिरी, ठीक है। ये मतलब बोर इसको विष्णु का अवतार बनाया, तो ये है कॉन्टेक्स्ट, ये भी गुप्ता पीरियड का है। तो मौर्यन पीरियड का आपका ये हो गया। कैबिनेट मिशन प्लान, तो कैबिनेट मिशन प्लान इट रिकमेंडेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट यही था, एक तरह से ABC 3 प्रोविंसेस में डिवाइड, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने की बात करी थी, और उसके भी फर्दर अंदर इसके काफ़ी प्रोविंसेस थे। तो एक वीक फेडरल जो सिस्टम है उसकी बात की थी इन्होंने, ठीक है, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट इस तरह। इट एनलार्जेस द पावर्स ऑफ इंडियन कोर्ट्स, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मोर इंडियंस इन द ICS, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इस तरह की आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को आप इग्नोर करें, इसको ये ना सोचे कि मैंने पढ़ा नहीं है। आप ये देखें, कैबिनेट कमीशन आया ही ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को रिजोल्व करने के लिए जितने भी आपके स्टेप्स लिए जा रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक या जो पावर ट्रांसफर का कॉन्टेक्स्ट था मेनली, ठीक है। पावर ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ पावर, जो 1940s के बाद जो भी स्टेप्स लिए जा रहे थे वो ट्रांसफर ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में थे। तो यहाँ पे पावर, कोर्ट की पावर बढ़ाना या ICS का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। कॉन्टेक्स्ट ये था कि यहाँ पे किस तरह से डिवीजन किया जाए, पावर किस तरह से ट्रांसफर की जाए, तो उसमें वो ग्रुप ABC इस तरह डिवीजन था। तो वन ओनली आंसर रहेगा। तो बिल्कुल कंसेप्ट पे जाएं, ज्यादा इनडायरेक्टली रिलेट ना करें चीजों को। 50th उस टाइम पे न्यूज में था, ये आपको वन वर्ड वगैरह इस तरह की चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। इसरो को दिया था उस टाइम पे। ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड से समझ में आ रहा है कि हाँ एक तरह से ग्रीन क्लाइमेट इससे रिलेट कर लेंगे। इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है बिल्कुल। और सेकंड में आप देखेंगे फाउंडेड अंडर द एजेस ऑफ UNEP OECD, देखो ये हमेशा मर्ज करते हैं, UNEP OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपका बिल्कुल एक रीजनल बैंक है, तो ये भी आउट कॉन्टेक्स्ट है, हमें नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। 4 ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल अलग अलग काम करने वाले, तो इस तरह इसका गलत रहेगा ये सेकंड, वन ओनली इज द आंसर। Which of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? तो इसमें एक चीज देखेंगे आप, एनी बेसेंट और कामराज तो सब मेरे ख्याल से एलिमिनेट कर ही देंगे। एनी बेसेंट आपका 1917 के बाद वो पॉलिटिकली इनएक्टिव हो गई थी, ठीक है। कामराज का कॉन्टेक्स्ट है, हाँ था नहीं, इतना फेमस नहीं था उस टाइम पे। कामराज प्लान आया था 1963 में, ये आज़ादी के बाद, ये अलग है मतलब इस लीग से।
तो सी डी आपका हट जाएगा। चिदम्बरम पिल्लई और राजा गोपालाचारी। चिदम्बरम पिल्लई आपका 1905 के टाइम पे एक्टिव था, ठीक है, 1905-6 मॉडरेट था ये। आपने पढ़ा होगा जब ये सूरत स्प्लिट एंड ऑल दैट काफी चीजें चल रही थी तो उस टाइम एक्टिव था ये। तो बी ही बचा है आपका आंसर, 30s के अराउंड। वैसे याद होना चाहिए। के कलप्पन भी आप देख सकते हैं, और भी देख सकते हैं कि गुजरात साइड से किसने लीड किया था आपका, किस एरिया से, तो हल्का सा देख सकते हैं। मूवमेंट्स को आप इस तरह मूवमेंट्स को तैयार कर सकते हैं कि आज मैं आपका सिविल सीडीएम प्रिपेयर कर लेते हूँ, या कर जो भी है सीडीएम में कि किस किस कम्युनिटीज़ ने या जो भी सेक्शंस ने पार्टिसिपेट किया, और मेनली कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व थी, क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा रही थी। इस तरह आप मूवमेंट्स को सबको इस तरह कवर करें, फिर अपना मतलब इस तरह डिवीजन कर सकते हैं या फेजेस वाइज भी डिवीजन कर सकते हैं। गोल्डी जो लॉक्स जोन, तो ये आपके अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं। स्पेस मैंने बताया हमेशा यूपीएससी पूछता है एक दो क्वेश्चन इस तरह के, तो उसमें आप द हिंदू की हेल्प ले सकते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स डाल के द हिंदू सर्च करते रहें हल्का सा, और वो क्वेश्चन देखो ऐसे ही वन वर्ड टाइप इस तरह के ही पूछता है, जस्ट आइडिया होना चाहिए। जैसे इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी मॉडल और इस तरह पूछा है। अगेन 41st क्वेश्चन, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सबकॉन्टिनेंट। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी सोल्ट पैटर का, सोल्ट पैटर। तो सोल्ट पैटर इंडिया में इतना ज्यादा है, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि बाबर ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, गन पाउडर। क्या पता, मतलब वही है, चांसेस है कि यहीं पे होता होगा, हमने ये चीज नहीं की। एग्जाम्पल इसके एविडेंस बामनी किंगडम वगैरह में मिले हैं, बामनी और विजयनगरा में, ठीक है। तो वन आपका हट जाएगा। तो वन आपका हट जाएगा तो थ्री ओनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। 42nd आसान है, 43rd आसान है, 44th देख लेते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। तो ये गलत है, आपको पता है प्रेसिडेंट है ये। पार्लियामेंट आपको अच्छे से करना है, काफी अच्छे से करना है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, ये उस टाइम पे न्यूज में था 2014 के अराउंड, और 2014 में इसके टी सुब्रमण्यम, जिनकी कमेटीज वगैरह हमने पढ़ी हैं, सुब्रमण्यम कमेटी ऑन एजुकेशन एंड ऑल दैट, वो तो वो उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की थी कि इस तरह जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी ऑटोनमी या उनका जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर है और प्रमोशन है वो सारा पॉलिटिकल क्लास हैंडल कर रही है, और उसके कारण पॉलिटिको ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस बन रहा है, ठीक है। तो उस चीज को तोड़ने के लिए इन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी थी, उन्होंने बोला था कि जो सिविल सर्विसेज हैं तो सेंट्रल लेवल पे सिविल सर्विसेज बोर्ड बनेगा, एक बनेगा, और उसको हेड करेगा कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, कोई पॉलिटिकल क्लास नहीं है होगी, और वो डिसाइड करेगा कैसे कैसे उसकी प्रमोशन ट्रांसफर एंड ऑल दैट, ठीक है। और ऐसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट सर्विसेज बोर्ड बनेंगे, उनको हेड करेंगे चीफ सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज। तो ये था, हालांकि अब तक ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, वो अलग बात है। तो ये आपका सेकंड गलत रहेगा, फर्स्ट भी गलत रहेगा, प्राइम मिनिस्टर में बी इज द आंसर। 40 था, आसान है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी आसान है काफ़ी। 43rd पता होना चाहिए, 42nd भी पता होना चाहिए। फिर आपका है वेजिटेशन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिक कॉम्बिनेशन। तो अंडमान में काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है, मानसून काफ़ी आती है, काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी वेरिएशन है, पता होना चाहिए। बाकी वेजिटेशन आप अच्छे से कर लीजिए अलग से मैपिंग के अंडर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 39th क्वेश्चन ये आपका रिपीटेड है, 2 साल दे इसी में देखिए, 2 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट किए हैं, ठीक है। ये आपका 2014 में भी सिमिलर पूछा, बिल्कुल सेम।
ठीक है। तो इसमें भी जैसे आप देखेंगे अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बुद्धा, फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, तो यहाँ पे बुद्धा का जो रीजन था वो इसी एरिया में था, यहीं वो जो भी था, मतलब जो उन्होंने घूमा है या जो भी अपने काम किए सारे इसी रीजन में किए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अवंती यहाँ पे लाई करता है काफी, और आपका गंधार आपको पता ही है ये बहुत दूर है, तो ये आपके दूर हो गए काफी। तो इस तरह से कौशल और मगध ही है, कौशल मगध आपके इस रीजन में है। तो महाजनपद आज एक बार देख लीजिए। 16 महाजनपद आज फेमस है। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी मैंने बताया, ये यूपीएससी बार बार पूछता ही है। ठीक है, तो ये है इसका, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा। पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से करना है आपको। मैपिंग में इस तरह की जो प्लेसेस हैं, गोलन हाइट्स एंड ऑल दैट, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो ये एक बार मेरा इसमें है, आपका मिडल ईस्ट में है। तो ये क्योंकि ये जैसे कॉन्फ्लिक्ट रहती है ऑलरेडी यहाँ पे मिडल ईस्ट में, जो आपका ये गोलन हाइट्स है या सीरियन डेजर्ट है, तो ये लोकेशन जो इम्पोर्टेंट है, दा हिंदू करके सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये एक बार इस तरह की चीजें देख सकते हैं। ट्रिब्यूटरीज भी पूछता है यूपीएससी बार बार, तो ये भी एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिवर्स ओनली। ठीक है, 32nd क्वेश्चन है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे समझ में आ रहा है कि नियर फील्ड की बात है। ठीक है, तो इट इज अ कॉन्टेक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, समझ में आ रही है, आज के टाइम पे कॉन्टेक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ही आती है ज़्यादातर। ठीक है, NFC is designed for use by devices which can be at a distance of even a meter from each other। तो यहाँ पे आप देखिए ऑफ इवन आ मीटर के कॉन्टेक्स्ट में ये दिखाया जा रहा है कि कितना ही एक इतनी दूर तक भी कर लेता है। ठीक है, उस सेंस में है कि आप यू कैन एक्सेस दैट फ्रॉम इवन अ मीटर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में नियर फील्ड ये बिल्कुल अपोजिट कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे नियर की बात करिए और ये यहाँ पे फार, मतलब एज फार एज इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है। सेकंड आपका गलत रहेगा। ठीक है, 3 ऑटोमेटिकली सही है और 1 आपका हमने जनरल स्टेटमेंट है बिल्कुल। ठीक है, 1 3 फास्ट टैग्स वगैरह वो भी आपका इसी पे काम करते हैं, रेडियो फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जनरल है, वैसे जनरल स्टेटमेंट है। मिडिवल इंडियन स्टेट, तो ये मेनली कॉन्टेक्स्ट यही है कि मिडिवल इंडिया में जो नाम थे, कुछ और भी आप देख सकते हैं। चंपका है, जैसे चंबा को बोलते थे, चंबा आज के टाइम पे जो चंबा है हिमाचल में, तो सेंट्रल इंडिया का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं। कुलाटा, कुलूटा, कुल्लू को, ये भी आपका गलत हो जाएगा। दुर्गारा जम्मू बिल्कुल सही है, 2 ही बचता है। प्लस आप कुछ चीजें और देख लीजिए, जैसे असम को क्या बोलते थे, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, नई वाली में कामरूप। ओडिशा को, ओडिशा रीजन को बोलते थे उत्कल। और जलंधर रीजन को बोलते थे, प्रेजेंट डे जलंधर रीजन, तेरी गारता या गारथा। 28 आसान है, 31 काफी आसान है, सबको पता होने चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज एक बार, ये भी पार्लियामेंट काफी इंपॉर्टेंट है। 27 देखो, बार बार वही मैं बता रहा हूँ, ये चीजें कुछ अपना डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स,
तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स में आपका लेबर ब्यूरो है, लेबर से आप रिलेट कर सकते हैं। हालांकि मैं याद रखना पड़ेगा आपको, पर याद रखते वक्त मतलब पढ़ते वक्त इस तरह रिलेट करके पढ़े, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स आपने लेबर से रिलेट कर लिया है, लेबर ब्यूरो। ठीक है, ये भी इस तरह की जो रिसर्च वगैरह है द हिंदू में सर्च करें कि आर्कटिक एंड एंटार्कटिक रीजन रिसर्च या उस तरह द हिंदू या स्पेस का, जैसे मैंने बताया कुछ कुछ न्यूज में होगा तो वो हाँ आ जाएगा, नहीं तो इम्पोर्टेंट नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। ओके, चेक करते हैं। इट वांटेड टू एस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, ये बिल्कुल नेगेटिव कॉनोटेशन है। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट व्यू है ये काफी। एस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, यहाँ पे आप देखिए सोशलिस्ट आइडिया है बट आप स्टिल ये कांग्रेस टर्म यूज कर रहे हैं कि भाई विद इन द कांग्रेस सम पर्सनैलिटीज, वो एक तरह से सोशलिज्म की तरफ इंक्लिनेशन हुआ, उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में क्रिएट किया। तो कॉन्टेक्स्ट वो है कि यहाँ पे सोशलिज्म आइडिया है बट ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम बिल्कुल एक तरह से कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडिया। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस अभी भी यूज कर रहे हैं वो, तो ये आपका एक्सट्रीम व्यू है काफी। ठीक है, इट एडवोकेट सेपरेट इलेक्टोरेट, ये भी बिल्कुल कांग्रेस के अपोजिट में है। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। अम्बेडकर का कॉन्टेक्स्ट और कोई इस तरह ये मतलब जो उनकी पार्टीज थी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग एंड ऑल दैट, वो काम करते थे इस चीज पे। ये अभी अगेन कांग्रेस के व्यू के बिल्कुल अपोजिट है, 2 3। तो इसमें इसके कारण नन ही रहेगा। यहाँ पे आप देखिए कांग्रेस वर्ड अभी भी है इसमें, सोशलिस्ट पार्टी। तो ये एक्सट्रीम व्यू इस तरह जबरदस्ती के इंसर्ट किए जाते हैं, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगेन देखो वर्ल्ड बैंक काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल आपका बिल्कुल पता होना चाहिए, गैंगेटिक डॉल्फिन है। और नेशनल हेरिटेज एनिमल भी लिख लीजिए इसको, एलिफेंट। बाकी इसके अराउंड और भी चीजें सर्च कर सकते हैं। इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर द, ये सबको पता होना चाहिए, एपीएमसी वगैरह आपका नॉर्मल है ये, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय द स्टेट्स। यही इसके कारण ही बहुत सारी इश्यूज भी हो रही हैं कि जैसे ई नाम वगैरह एंड ऑल दैट की, इसीलिए किया जा रहा है कि एक तरह से जो इस एपीएमसी से रिलेटेड जो करप्शन और इस तरह जो इनएफिशिएंसी, वो सारी इश्यूज हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये नाम लाने की बात चल रही है। पर इशू ये है कि एग्रीकल्चर आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो काम नहीं किया जा पा रहा है। तो बी इसका आंसर रहेगा, सिंपल है, पता होना चाहिए। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म, तो इस तरह की स्टेटमेंट को भी कुछ फेमस आपको पता है, जैसे दादा भाई नारोजी। ठीक है, तो उससे नैरो इंटरप्रिटेशन ना करें, थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाएं। जैसे इकोनॉमिक क्रिटिक में आर सी दत्त और बिपिन चंद्र पाल, ये सारे मॉडरेट थे उस टाइम के। ठीक है, और मॉडरेट थे, और ये उस तरह कॉलोनियल क्रिटिसिज्म सभी करते थे, कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। ठीक है, या कॉलोनियलिज्म का क्रिटिसिज्म, ये सभी करते थे उस टाइम पे, मॉडरेट की फिलॉसफी ये थी। तो बस आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि ये मॉडरेट्स थे, खासकर 1 और 3। ठीक है, तो उसी से आपका आंसर भी आ जाएगा। इन्होंने आपकी वैसे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी विद असिस्टेंस फ्रॉम बिपिन चंद्रपाल बाद में। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्रिटिक्स वैसे सभी थे, मॉडरेट थे, या उस टाइम जो भी मेनली कॉन्टेक्स्ट मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को भी हटा के आपका जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया का था, वो है कि सभी उस चीज को इन्होंने रिफ्लेक्ट किया था, इस आइडिया को, इकोनॉमिक जो आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी एंड ऑल दैट। और दादा भाई नारोजी के बारे में थोड़ा सा देख भी ले, काफी इनका जो ये है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, इनकी बुक है। और इनका फर्स्ट पर्सन, इंडियन पर्सन टू बी इलेक्टेड इन द
जो उनका ब्रिटिश पार्लियामेंट, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक बार देख लेना एक बार। डुगोंग ये फेमस है, ये भी यूपीएससी बार बार पूछता है। मैमल है एक, तो ये इंपॉर्टेंट है डुगोंग। और विच ऑफ द, इसके बारे में भी देख लीजिए एक बार हमारी नीड्स। ठीक है, इट इज अ हार्बिवोरस, बिल्कुल। इट फाउंड अलोंग एंटायर कोस्ट, तो एंटायर कोस्ट बिल्कुल एक्सट्रीम है कि हर जगह मिल रहा है, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये, ठीक है, कि हर जगह, क्योंकि हर जगह यहाँ पे अलग तरह का थोड़ा इकोसिस्टम होगा, यहाँ पे अलग होगा, तो एंटायर कोस्ट बिल्कुल एक्सट्रीम कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, क्योंकि कहीं आपका मैंग्रोव्स होगा, कभी अलग वेजिटेशन होगी, कहीं कुछ, यहाँ सिल्टेशन होगा, यहाँ होगा, तो एंटायर कोस्ट थोड़ा अलग इकोसिस्टम है, तो इस तरह ये बिल्कुल एक्सट्रीम कॉन्टेक्स्ट है। फिर उसके बाद आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, तो 2 आपका हट जाएगा। 3 ऑटोमेटिकली सही है, और हर्बीवोरस है बिल्कुल, मरीन एनिमल, इसको प्रोटेक्शन के लिए, मतलब गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1, बिल्कुल सही है, तो 1-3 हो जाएगा। 23rd में देखेंगे, विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर। ये देखो एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट दिया है, ब्रॉड बिल्कुल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो कॉन्टेक्स्ट आपको पता है, नैनो टेक्नोलॉजी यही है कि आप नैनो स्केल पे काम कर रहे हैं, नैनो स्केल पे, बहुत माइक्रो लेवल पे। अब वो काम आप कैसे ही कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी। आप टारगेटेड बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि नैनो लेवल पे आप काम कर रहे हैं, और मेड पॉसिबल है, तो ये जनरल है बिल्कुल वर्ड, मेड पॉसिबल। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी कैन, अगेन जनरल है, कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, वही आपको नैनो स्केल पे काम करना, मेन कॉन्टेक्स्ट वो है। इसके साथ आप किसी चीज को भी रिलेट कर सकते हैं, वो ना बोलना वो बहुत ज्यादा मुश्किल, तो बहुत रहेगा। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट को भी एक बार देख लें, इम्पोर्टेंट एक्ट है। 22nd, देखो इस तरह क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के नॉर्मल कंसेप्ट पे बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है, कि अगर एसएलआर कम क्या कर दिया है, ठीक है, आरबीआई ने, तो एक तरह से बैंक के पास जो करेंसी है, रुपए है वगैरह है, वो ज़्यादा हो जाएंगे मार्केट में फ्लोट करने के लिए बैंक्स के पास, तो इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये इस तरह की स्टेटमेंट देता ही है। एफआईआईज में ब्रिंग मोर कैपिटल, ये बाहर का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लैंडिंग रेट्स, बिल्कुल, ये एक तरह से, क्योंकि उनके पास पैसा इतना हो गया है कि भाई वो रेट कम करके और भी ज्यादा फ्लो ओवरफ्लो कर सकते हैं, और मे वर्ड यूज किया है, ड्रास्टिकली रिड्यूस अगेंस्ट द लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम। तो ऐसा कुछ है नहीं, ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, ये ड्रास्टिकली वर्ड आप देखेंगे, वैसे जनरल स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप रेट कम करेंगे, क्योंकि आपको ओवरफ्लो करना है, पैसा भेजना है मार्केट में, ठीक है। सिमिलरली अगर पैसा आपके पास कम होता, तो एक तरह से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती, तो आप रेट आपका उसका बढ़ा भी सकते थे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। अगर जैसे हमारे पास अगर एसएलआर हमारा बढ़ा दिया जाता, तो आपके पास पैसा जो है मेनली, या जो भी आपको जो मार्केट में फ्लो करना है, वो कम होता, तो कम होता, तो इन जनरल डिमांड उसकी बढ़ती, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास चांसेस हैं कि आप उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सोचना है, सी इज द राइट आंसर। अगेन आपका 15th क्वेश्चन देखिए, ओमकारेश्वर, ये यूपीएससी फेमस ही है, इसका बार बार पूछता है, और ये देखो मैपिंग इंपॉर्टेंट है काफी, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बार बार पूछते हैं, और हिल्स, या प्रॉपर जैसे रीजन है, कल हमने मालवा प्लेट्यू एंड ऑल दैट वो पढ़ा था कि मालवा रीजन है, ये रीजन है, ठीक है। इसको डिवाइड करके इस तरह यहाँ पे जैसे आपका ये
बुंदेलखंड है, भागेलखंड है, उस एरिया में कौन कौन सा क्या पिलग्रिमेज रीजन या कुछ फेमस है, टेम्पल है, इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको डिवाइड करके इंडिया को, और उस तरह एक बार पढ़ें, उसके अंदर क्वेश्चन इस तरह के बन रहे हैं आजकल। तो इसमें भी आसान है वैसे क्वेश्चन, सिंपल, आपको पता है पुष्कर राजस्थान में है, महादेव हिल्स आपका एमपी में है, तो थर्ड हटते ही आपका आंसर आ भी जाएगा। यही करना है। हिल्स वगैरह मैपिंग आपको अच्छे से करनी है। जैसे ये आपका जो, एक बार देख ही लीजिए, जैसे महादेव, तो राजपीपला हिल्स और गाविलगढ़, महादेव, मैकाल। ठीक है, ये सभी जो ये इस तरह की रेंजेस हैं, ये टूटी हुई हैं, और ये दे आर पार्ट ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज। राजपीपला आपकी गुजरात में है, गाविलगढ़ आपकी महाराष्ट्र में है, ये एमपी में है, और ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, शायद यही है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और यहाँ पे आपका बेतुल प्लेट्यू है, गाविलगढ़ के इधर, यहाँ से शायद तापी निकलती है, एक बार ये भी चेक कर लीजिए एक बार। 99% इट इज करेक्ट, बट एक बार आप भी एक बार देख लीजिए। मैपिंग आपको करनी है अच्छे से, मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैपिंग आपका जैसे ये प्लेसेस, पिलग्रिमेजेस वगैरह, ज्योग्राफी की भी है, कल्चरल की भी, एनवायरनमेंट की, आपको सभी की डिवाइड करना है। मिनरलॉजी की भी आपको जैसे देखेंगे, स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बट वो भी आपके मैपिंग से होंगे। ठीक है, फ्लाई ऐश के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता है ये आपका पावर प्लांट्स वगैरह जो करते हैं, जनरेट होता है ये प्रोडक्ट, प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज फ्यूल। तो क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द बिल्डिंग ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जनरल स्टेटमेंट है, सबको पता होना चाहिए। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ कंक्रीट, ये भी हो सकता है क्योंकि ऐश को मिलाया जा सकता है। Fly ash is made up of silicon dioxide and calcium oxide only and does not contain any toxic। तो ये एक्सट्रीम कॉन्टेक्स्ट है कि यहाँ पे और कुछ नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, आपको पता है, वो सारी चीज़ें याद भी नहीं रखनी आपको, बस क्वेश्चन भी वो बनाएंगे इसी तरह से, क्योंकि वो सारा सब चीज़ें नहीं डालेंगे, इस तरह ही बनता है। तो 3 हट जाएगा, 2 आपका ऑटोमेटिकली सही है, फर्स्ट भी हमने देख लिया, 1 2 इज द आंसर। तो एलिमिनेशन पे जाना आपको, पहले ये देखना। 17 काफी न्यूज में था उस टाइम पे, सबको पता था उस टाइम पे, बोला वायरस न्यूज में था, ये काफी आसान क्वेश्चन था, गिनिया, सीरियलियन एंड लाइबेरिया। तो ये है। एफआरपी का भी मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया था, एमएसपी और ये सभी, बार बार एफआरपी, एफआरपी शुगर केन के लिए दिया जाता बाय सेंटर, सेंटर में क्या, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और किसकी रिकमेंडेशन पे, सीएसीपी। सेम आपका एमएसपी जो क्रॉप्स के लिए यूज होता है, यहाँ पे शुगर केन के लिए एफआरपी यूज होता है, तो स्टेट स्टेट जो देती है वो एसएपी रहता है। एफआरपी एक मिनिमम प्राइस शुगर केन के लिए, सीसीए आपका ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। उसके बाद जब ये मिनिमम डिसाइड हो जाता है कि इतना आपको एफआरपी देना ही पड़ेगा स्टेट्स को, उसके ऊपर आपको अगर टारगेट करना है तो कर सकते हैं, एज पर वो स्टेट पे डिपेंड करता है। तो स्टेट जो इंडिविजुअल प्राइस पे डिटरमाइन करती हैं, एक प्राइस के ऊपर जो एफआरपी होता है वो एसएपी होता है। ठीक है, किसी स्टेट का यहाँ करेगा लाइक, किसी का यहाँ करेगा, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, इस तरह। 13 का भी है, ये भी यूपीएससी बार बार पूछता है। ठीक है, अब ये भी जैसे विच एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताना पड़ेगा प्रॉपर वे में कि भाई यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पे फ्लो होता है, इस तरह आता है यहाँ पे, और ये वापस आता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट, सैलिनिटी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है,
और अकरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर, ये भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आप मेनली यहाँ पे पाइलिंग हो जाती है तो उसके कारण, तो कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट जो नॉर्थ साउथ, और वो पाइलिंग होके ही वापस आता है। अब अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस वो भी है, बिल्कुल है, क्योंकि उसके कारण ही एक तरह से ये आपका मूव करता है पानी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे या जो भी है वो वापस करता है। बट हमें एक्सप्लेन काउंटर इक्वेटोरियल करंट करना है, तो बेस्ट यूपीएससी बेस्ट पूछता है हमेशा, बेस्ट। तो बेस्ट क्या है, खाली उसने काउंटर इक्वेटोरियल करंट का एक्सप्लेनेशन पूछा है, तो वो स्पाइलिंग के कारण है कि यहाँ पे जो दो करंट कन्वर्ज हुए थे वो यहाँ पे वाटर पाइलिंग हुए और वापस से पानी आया, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो इसलिए यूपीएससी ने इसका आंसर बी दिया है। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखेंगे, IUCN और आपका साइट्स के बारे में पूछा है। तो इसमें भी आप देखेंगे IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ UN। तो मैंने आपको बताया ये यही करते हैं यूपीएससी एनजीओज को एन ऑर्गन या ऑटोनोमस ऑर्गन अंडर UN इस तरह डाल देते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ UN नो, इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो वन आपका हटते ही आंसर आ जाएगा। तो एलिमिनेशन आपको ऐसे करना है, ये यहाँ यहीं पे आपका करते हैं फोर्जिंग वगैरह फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे ना ऑर्गन ऑफ दिस, और ये क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी सी है थोड़ी सी ना, और ये आपकी जनरल स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह है नहीं बाइंडिंग, ठीक है, पर जनरली यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली दिया गया ऑर्गन ऑफ UN, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्जिंग का चांस रहता है कि यहाँ पे सिंपली बस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जगह ऑर्गन डाल देते हैं या एजेंसी डाल देते हैं इस तरह, या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन डाल देते हैं, यही रहता है। इनोवेशन से रिलेटेड यूपीएससी बार बार पूछ रहा है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन आया है, NIF आया है, ये इनोवेशन से रिलेटेड भी आप चीजें सर्च कर सकते हैं द हिंदू। मेंटोर इंडिया कैंपेन मैंने बताया था आपको, तो ये है। नेशनल पार्क्स, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये, इसलिए पूछा है। तो कुछ जो यूनिक रिप्रेजेंटेशन है किसी नेशनल पार्क की वो आप इस तरह प्रिपेयर कर ही लीजिए, ठीक है। तो जैसे इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी, किबिल लामजाओ है मणिपुर में आपका, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक ये मेनली फ्लोटिंग वेजिटेशन है, जो फ्लोटिंग वेजिटेशन को बोलते हैं फुमडी, फुमडी, ठीक है। और जो डियर यहाँ मिलता है, संगाई बोलते हैं, लोकल नेम उसका संगाई, और साइंटिफिक नेम है उसका ब्राउ एंटलियर्ड डियर, ठीक है। और ये मेनली एंडेंजर्ड है एज पर IUCN स्टेटस। हम्म 11th क्वेश्चन में देखिए, विद व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे देखो कंसेप्चुअली सबको पता है कि नाइट्रोजन जो उसका जो ज्यादा यूज होता है तो वो लीचिंग कर जाता है और पॉल्यूशन कर देता है और एसिडिटी बढ़ाता है सोइल की, ये याद रख लीजिए। बट ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है ना आपका, वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बस इसी से करेंगे ना, जैसे प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट बस पॉल्यूशन एंड ऑल दैट का है कि जो सॉइल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये नहीं कि आप नाइट्रोजन ज्यादा डालेंगे तो इधर माइक्रोब्स वगैरह बढ़ जाएंगे और इस तरह जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, इस तरह काम नहीं होता। ये नॉर्मल फूड चेन है, मतलब नॉर्मल जो सॉरी इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये जो प्रोलिफरेशन ऑफ जैसे उधर आया था कि फंगल इन्फेक्शन एंड ऑल दैट, आपका 2017 में पूछा था, ये इस तरह की चीजें बार बार यूपीएससी ऐड करता है। या जैसे नीम ऑयल का भी मैंने लास्ट बार बताया था आपको, नीम ऑयल डालने से कि उन्होंने प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज एंड ऑल दैट वो लिखा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत रहती, कोई कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करती। कंसेप्ट वो इन्हीं पे जाते हैं कि भाई बायो एक्यूमुलेशन, नाइट्रोजनस पॉल्यूशन, ये कंसेप्ट्स हैं, उन्हीं के अराउंड घूमते रहते हैं वो,
इस तरह की स्टेटमेंट्स वो गलत मानते हैं। 1 2 ऑटोमेटिकली सही रहेगा, थर्ड बिल्कुल लीचिंग का ही है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ये गलती नहीं करनी। 8 इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट रहता है, पूछते हैं यूपीएससी बार बार। तो ये इसका आईआईपी में इसका देख लीजिए कितना वेटेज है, प्लस हाईएस्ट और लोवेस्ट वेटेज देख लीजिए। ये तो पुराना है, अभी का देख लीजिए। हाईएस्ट ये है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की, और लोवेस्ट है आपकी, हाईएस्ट लोवेस्ट है आपकी फर्टिलाइजर की। और कौन इसको रेगुलेट करता है वो भी देख लीजिए, मतलब कौन इसको बनाता है इंडेक्स। एक सेकंड। डीपीएसपी आपको पता है सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए, मतलब स्पेल आउट बिल्कुल, द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स आपके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, ये पता होना चाहिए सबको। और प्रोविजंस कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, क्योंकि ये एक तरह से बस गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को दिया गया है कि आप अपने हिसाब से काम करते रहिए, एज की मतलब ऑब्लिगेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, नॉट लीगल ऑब्लिगेशन। तो बिल्कुल नॉट एनफोर्सेबल, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। मैपिंग अगेन देखो, ये ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, रिवर्स का आप ऑर्डर याद कर सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ अगर इनको अरेंज करें, या इस तरह आप ईस्टर्न, जैसे वेस्टर्न घाट्स का उन्होंने पूछा था कितनी स्टेट्स कवर करते हैं, तो ईस्टर्न घाट्स का देख सकते हैं कौन कौन सी कवर करते हैं, या और भी जो जोग्राफिकल वेजिटेशन है आपका, इस तरह आप देख सकते हैं। मैपिंग अच्छे से देखें, मैप को बहुत आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 14 फिनेंस कमीशन का पूछा है पहले, तो अभी का 15 फिनेंस कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसके बारे में पूछा जा सकता है, या एक बार हल्का सा देख लीजिए उसको। स्कीम का मैंने बताया था, ऑब्जेक्टिव और बेनिफिशियरी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन, ये आसान क्वेश्चन है ये, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। तो इस तरह आपको करना है। कोई डाउट्स है तो पूछें एक बार। बाकी मैं कुछ चीजें आपको कुछ वैल्यू एडिशन करवा देता हूँ मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड। हमने जैसे सूफी भक्ति काफी चीजें करी थी। विजयनगर एम्पायर है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में, तो उसका हम कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। विजयनगर एम्पायर, 1 सेकेंड। इस पेज पे कर लेते हैं। तो विजयनगर एम्पायर फाउंडेड बाय, ये जो उसके जो रूम्स वगैरह दे वर फाउंडेड बाय, फर्स्ट बाय कोलिन मैकेंजी एंड जॉन मार्शल। इन्होंने भी काफी काम किया है लेटर 1904 के या 2 के टाइम पे इसकी कंजर्वेशन के लिए। कॉलिन मैकेंजी ने फर्स्ट टाइम किया था 1800 समथिंग, देख लीजिए 2 है शायद या आसपास, बट ये याद रख लीजिए कॉलिन मैकेंजी था, वाज द मेन पर्सन बिहाइंड द फाइंडिंग द रून्स ऑफ विजयनगरा एम्पायर। उसके बाद विजयनगरा एम्पायर जो मेनली फाउंड किया था हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, ये दोनों आपके संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इब्न बतूता इसके टाइम पे यहाँ पे इन्होंने विजिट किया था, इब्न बतूता ने, जो मैंने इब्न बतूता ट्रेवलर बताया था आपको, रिहाला जिन्होंने लिखी थी। और इब्न टाइम क्या था एमबीटी का, दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक।
फाउंडेड इन 1336। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ये था कि जैसे ये हरिहर बुक्का और ये इस तरह से आए और उन्होंने मतलब मेनली रीजंस की जरूरत नहीं है। विजयनगरा एम्पायर की जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम्पी इनकी कैपिटल है, तुंगभद्रा रिवर पे, तुंगभद्रा, और कृष्णा यहाँ पे है, और इसके बीच का इसको रायचूर द्वाब बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो महाराष्ट्र धर्म मूवमेंट मैंने बताया था, वरकारी सेक्ट और धरकारी सेक्ट, उसमें जो पंधारपुर विलेज है, पंधारपुर एरिया है, जो विट्ठल और विठोबा जो गॉड हैं उनकी वर्शिप करते हैं, उसके लिए पिलग्रिमेज पे जाते हैं पंधारपुर। ये तो ये आपका चंद्रभागा रिवर पे है। ठीक है, तो ये है रायचूर द्वाब, और मेनली जो इसकी लोकेशन है वो काफी स्ट्रेटेजिक है विजयनगर एम्पायर की। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, रिवर्स हैं, आपके माउंटेन वॉल्स हैं हल्की हल्की, उसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन भी करवाया है, इनर वॉल्स बनवाई हैं ऐसे ऐसे बाद में, और उसकी लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटजिक हो गई थी। साथ साथ कोस्टल एरियाज है आसपास, तो वो एक तरह से उसके एक्सेस से इनको जो बाहर से ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड ऑल दैट वो काफ़ी सही हुई थी। ठीक है, तो ये लोकेशन अच्छी थी, रिसोर्सेज इनको मिल रहे थे, प्लस ये काफ़ी सेकुलर किंगडम थे, तो सेकुलर नेचर के कारण सारा कुछ इन्होंने एस्टेब्लिश किया अच्छे से। बाहर से स्कॉलर्स वगैरह आए इनकी कोर्ट्स वगैरह में, और उन्होंने काफ़ी लिटरेरी डेवलपमेंट्स और एजुकेशनल डेवलपमेंट्स, वैदिक नॉलेज एंड ऑल दैट, उसको अच्छे से पढ़ा, रिवाइव किया, उपनिषद एंड ऑल दैट जो भी है, काफ़ी काम किया इन्होंने। ठीक है, और उससे ये किंगडम फ्लरिश किया। ठीक है, तो संगम डायनेस्टी से शुरू हुआ, और फिर नेक्स्ट आई सुलवा डायनेस्टी, फिर है आपकी तुलवा डायनेस्टी, फिर आपका है अराबिडू। ठीक है, कृष्णदेव राय आपके तुलवा डायनेस्टी से हैं। कृष्णदेव राय की दो इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस हैं, अमुक्ता मुल्यादा और जम्बावती कल्याणम। कृष्ण विजयनगर एम्पायर पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैं आपको ये अच्छे से करवा रहा हूँ। जम्बावती कल्याणम, ठीक है, ये संस्कृत ड्रामा है, और ये आपका तेलुगु वर्क है। मेनली जो कृष्णदेव राय और ये जो विजयनगर एम्पायर में तेलुगु लैंग्वेज बहुत ज्यादा बोली जाती थी, ठीक है, यूज किया जाता था। हालांकि पैटर्नेज ये कन्नड़ को और आपका संस्कृत को, तेलुगु को, तीनों को ही करते थे। ठीक है, और कृष्णदेव राय के टाइम पे आपका अष्टदिग्गजाज, अष्टदिग्गजा, ये इनकी कोर्ट में 8 दिग्गज, अष्टदिग्गज बोलते हैं, 8 कोर्ट जो भी है, मतलब कोर्ट पर्सन्स, पोलिटिशियंस जो भी है। ठीक है, तो ये है, तेनाली रामा वाज अ फेमस पर्सनैलिटी अमंग दीज 8 पर्सनैलिटीज, तो वो है। और इसके बाद आपका जैसे कृष्ण देव राय। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फ्लरिश किया इन्होंने, वॉल्स वगैरह बनाई अच्छे से, नेचुरल फ्रंटियर्स, एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ, साथ साथ पानी लाने के लिए इन्होंने यहाँ पे कैनाल वगैरह थोड़ा सा बनाया, टैंक वैंक बनाया। ठीक है, तो एक कमलपुरम टैंक है, एक बार देख लेना, एनसीईआरटी मेंशन में बता दूंगा। ठीक है, और ठीक है, वो देख लेंगे नाम एक बार उसका, एग्जैक्टली यही है, कमलपुरम ही है मोस्ट प्रोबेबली। और उसके बाद जैसे, तो इन्होंने जो ट्रेडिंग सिस्टम है, एग्रीकल्चरल सिस्टम है आपका, कुछ भी है वो वेल एस्टेब्लिश किया था, टैक्सेशन सिस्टम है बहुत प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया। तो जनरल स्टेटमेंट्स आएंगे आप ठीक कर देना, स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूँ चीजें। ठीक है, और हमेशा जैसे फाइट रहती थी, जो सुल्तान्स थे यहाँ के आसपास बामनी किंगडम के, जो गोलगंडा आपका, बीजापुर एंड ऑल दैट, अहमदनगर, और गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा,
तो इनके बीच में हमेशा फाइट रहती थी विजयनगर एम्पायर के साथ। और रूलिंग के लिए इन्होंने नायका अमर नायकम स्टाइल, अमर नायकम स्टाइल, ये एक तरह से इन्होंने, या इन जनरल नायकाज, नायका स्टाइल, ये एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने स्टाइल बोल रहे हैं, मतलब अमर नायकम सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था कि एक तरह से नायक्स प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे, इनको प्लेस किया जाता था हर जगह इस तरह। और ये अच्छी पावर भी दे रखी थी कंट्रोल करने के लिए, रिसोर्सेज वगैरह ऑल दैट। तो और ये जो मेनली जब सेलिब्रेशंस होते थे, मेनली दशहरा, दशहरा नवरात्रि इज इम्पोर्टेंट फेस्टिवल देयर, दशहरा। तो उस टाइम पे, और या प्रोसेशंस वगैरह होते थे, तो उस टाइम नायक वगैरह एक तरह से किंग्स को मेनली एक तरह से उनकी रिस्पेक्ट में आते थे और उनको कुछ कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक और इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, दे रखा है इसमें मेंशन, महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा। ये एक तरह से एक प्रॉपर हाइट पे है, इस तरह बना हुआ है प्लेटफॉर्म। मे बी इसका यूज वगैरह इसी तरह रहता था कि किंग इस तरह बैठता है या उस तरह से एक हाइट पे उसका स्टेटस शो करने के लिए, जो भी है। तो महानवमी डिब्बा इज अ प्लेस, ये भी आपका उधर ही विजयनगर एम्पायर से रिलेट करता है। जैसे आपकी बार कल्याण मंडप पूछा है, वो इससे एसोसिएटेड, तो महानवमी डिब्बा भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और आपका जैसे इसमें आप हाँ, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो टेम्पल्स आप देखेंगे, हम्पी में काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। हम्पी जो इनकी कैपिटल है तुंगभद्रा रिवर पे, तो इसमें आपके हजारा रामा टेम्पल, विजय विठल टेम्पल, विजय विठल टेम्पल फेमस है म्यूजिकल पिलर्स के लिए, ये पूछा जा सकता है, म्यूजिकल पिलर्स के लिए फेमस टेम्पल है विजय विठल टेम्पल, ठीक है। द टेम्पल हैज म्यूजिकल पिलर्स, ठीक है। उसके बाद विरूपक्षा टेम्पल भी इधर ही है। विरूपक्षा टेम्पल इन मेन डिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर। और जो कल्याणी गोडेस थी, और तो उनकी, इन दोनों की जो इमेजेस हैं उनको साथ में रखा जाता था फेस्टिवल्स के दौरान, और उनका मैरिज सेरेमनी वो सेलिब्रेट की जाती थी। उनकी जो इमेज आइडल्स हैं उसको जहाँ पे सेलिब्रेट की जाती थी उसको कल्याण मंडप बोलते थे, जो लास्ट टाइम यूपीएससी ने पूछा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, विरूपक्षा वाज मेन डीटी, ठीक है। तो ये है कॉन्टेक्स्ट। और इसके साथ आपका एक टेम्पल और फेमस है, लोटस टेम्पल। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, प्लस आपका जैसे ये नायकाज। तो अब ये सारी चीजें होने के बाद फ्लरिश किया, अच्छे से सब कुछ हुआ, तो फाइनली आपका जो 1336 से ये आपका 1556 तक, 1556 में आपका बैटल हुआ, फेमस बैटल है ऑफ राक्षस तंगड़ी और तल्ली कोटा, ये कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसमें विजयनगर एम्पायर की डिफीट हुई, क्योंकि कृष्णदेव राय खत्म हो, मतलब वो मर चुके थे, और उसके बाद जो रूलर्स थे वो वीक थे काफी। तो एक तरह से 1556 में विजयनगर एम्पायर का फॉलिंग शुरू हो गया था, काफी एक तरह से ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था, ठीक है। और तो उस टाइम पे जो नायक्स थे जो मैंने बताया था, अमर नायकाज, ठीक है, वो पावरफुल हो गए काफी, ठीक है, अपने अपने एरियाज में, कहीं कहीं कोई मदुरई में है, कोई गोवा में, कोई कहीं भी है, ठीक है। तो उन्होंने जो आर्किटेक्चर और आर्ट उनके टाइम पे जो फ्लरिश हुआ, वो नायका स्टाइल के नाम से फेमस है। पढ़ा होगा आपने, जैसे आपका नायका, आपका जैसे नायका स्टाइल में। और ये जैसे मीनाक्षी टेम्पल है फेमस, मीनाक्षी टेम्पल आपका मदुरई, मदुरई में है, और ये फेमस है। तो यहाँ पे, और ये जो फेमस जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं, तो उसमें पराक्रम्स,
काफी इंपॉर्टेंट है। ह्यूज कॉरिडोर्स यूज किए जाते थे विजयनगर एम्पायर के टाइम पे ना, ह्यूज कॉरिडोर्स। एलिफेंट स्टेबल्स बड़े बड़े, ये भी आपका आर्किटेक्चर का ही पार्ट है। या हॉर्सेस मोटिव्स वगैरह भी काफी यूज होते थे, क्योंकि हॉर्सेस बाहर से पोर्टुगीज उनके लिए काफी लेके आते थे, वो काफी मतलब एक तरह से हॉर्स ट्रेड काफी प्रिवेल कर रहा था। ठीक है, तो ये है। और फेमस जैसे पोर्टुगीज जो आपके ट्रेवलर्स आए हैं, वो हैं आपके डोमिंगो पेस और डुआर्ट बारबोसा। और आपके जो ट्रैवलर हैं फेमस एक और हैं, अब्दुल रज्जाक। इन्होंने सारा मेंशन किया है, अब्दुल रज्जाक सारा मेंशन किया है विजयनगर एम्पायर के टाइम, वो अच्छे से एक्सप्लेन किया अब्दुल रज्जाक। ये भी फेमस ट्रैवलर है, एक बार देख लीजिए, ये आपके उज्बेकिस्तान से अरब ट्रैवलर है, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो यही है। और बाकी कुछ जो भी है डाउट्स वगैरह आए आप पूछते रहें, कुछ डाउट्स आए तो, और अच्छे से पढ़ें। We will meet tomorrow at 1 p.m.